अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारी कंपनी क्या है और हम लोग क्या काम करते हैं। बेसिकली जो हमारी फर्म है इसका नाम RCI इंजीनियरिंग है। और हमारी जो टैगलाइन है, एम्पावर एंड ऑटोमेट दी वर्ल्ड, तो इस टैगलाइन ही बेसिकली हमारी जो है वो शो करती है कि हम किस कैटेगरीज के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो है हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हमारी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है और सेकंड हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। तो जब आप किसी इंडस्ट्री को एम्पावर करते हैं उसके बाद ही आप उसको ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बेसिकली हम दोनों कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दो कैटेगरीज में हम लोग मेनली काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। एक है हमारा विंड पावर। विंड पावर का सेक्टर आपको पता है बहुत लार्ज एनर्जी सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी में। सेकंड जो है हमारा जो है वो सोलर पावर है। और थर्ड अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दें, जिसको हम विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं, तो वो हमारे पास एक कैटेगरी बन जाती है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली कि हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली किस उसमें एरिया में फोकस कर रही है। तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में और एनर्जी सोल्यूशन में डील कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट क्लाइंट्स है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, यानी तीनों साइड्स के क्लाइंट्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली मैंने बताया जैसे कि तीन मेजर कैटेगरीज है रिन्यूएबल एनर्जी की। एक सोलर सिस्टम्स है, विंड टर्बाइंस है और विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम्स है। इन तीनों कैटेगरीज में हम लोग डील कर रहे हैं। और तमाम किस्म के क्लाइंट्स को, यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तीनों कैटेगरीज के हम क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपको पता है जितना भी प्रोसेस ऑटोमेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का, जिसके अंदर PLCs हैं, DCS हैं, SCADA सिस्टम्स हैं, इसके अलावा HMI डिस्प्ले यूनिट्स हैं, VFDs हैं। तो जितना भी आपके कंट्रोल पैनल्स होते हैं PLCs के, वो हम डिज़ाइन करते हैं, इसके बेसिस पे हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में। ये हमने जो है थोड़ी सी डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है, मैं ये शेयर कर दूंगा आपसे ग्रुप में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं तफसील अभी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली जो है हम अपने टू द पॉइंट जाएंगे। ये बेसिकली जो है मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैंने जो स्टार्टअप ये लिया था, इसका मेजर रीज़न ये था कि हमारी जो मार्केट है इसके अंदर एक शॉर्टफॉल था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से। अगर हम देखें स्पेशली अगर हम बात करें विंड टर्बाइंस की ना, तो विंड पावर सेक्टर के अंदर हमारे पास जो है वो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमने इसको स्टार्टअप लिया था और इनिशियली हमने जो है एक ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन की। इसके बाद जो है हम लोग इस तरफ आए थे। तो बेसिकली जो CEO है कंपनी का, CEO या फाउंडर, वो मैं खुद हूँ। मेरा नाम जो इंजीनियर उस्मान अली खान है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। DE मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। इसके अलावा BSc मेरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है। और BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मास्टर जो है मेरा भी ऑन गोइंग है नेवल आर्किटेक्चर में। इसके अलावा हमारे जो को फाउंडर है वो इंजीनियर जैन नदीम साहब हैं। ये बेसिकली फ़िलहाल जो है वो लाहौर में होते हैं। और इनका जो मेन एरिया है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह की साइट्स को नॉर्मली ये डील कर रहे होते हैं, रिमोटली भी और ऑन साइट भी। इसके अलावा हमारे जो साइट सुपरवाइजर हैं, तो उसमें एक इंजीनियर एहतिशाम और रहमान साहब हैं। ये हमारे जो है वो साइट सर्विस वगैरह को देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो साइट में हमारा जितना भी काम चल रहा होता है सोलर वगैरह का, तो साइट्स को ये देख रहे होते हैं। सेकंड जो हमारे साइट सुपरवाइजर हैं वो जुहेब साहब हैं। जुहेब साहब हमारी जो है वो डिफरेंट साइट्स को देख रहे होते हैं। इसके अलावा सेल्स वगैरह की और परचेजिंग वगैरह का जितना भी सेक्टर है उसको देख रहे होते हैं मेनली ना। लास्टली अगर हम बात करें तो हमारे अब्दुल मुईद कादरी साहब हैं। ये मेनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह के सेक्टर को जो है वो डील कर रहे होते हैं हमारे। तो जितनी भी हमारी पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, जितनी भी इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह का वर्क होता है वो सारा ये मेनली डील कर रहे होते हैं। ये हमारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पिछले 4 सालों के अंदर किए हैं। मैंने इसमें 2024 में इंक्लूड नहीं किया, 2023 तक इंक्लूडेड है। तो हम चूंकि मैंने बताया हम लोग मेनली दो मेन एरियाज़ के अंदर डील कर रहे हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी है, दूसरा हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर हम लोग PLC बेस्ड ऑटोमेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिर्फ पैनल है, यानी कि टोटल टोटल रिले लॉजिक बेस्ड पैनल्स होते हैं, उनकी भी ऑटोमेशन हम लोग इंडस्ट्रीज में कर रहे होते हैं। तो हमने PLC बेस्ड ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स किए थे, उसको मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, जिनकी मैं आगे आगे तफसील जो है वो दिखा देता हूँ। ये हमने कार्गो एलिवेटर को जो है वो ऑटोमेट किया था। ये फुली जो है मैनुअली ऑपरेट होता था पहले।
इसको हमने ऑटोमेट किया था। ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर इंस्टॉल्ड था, जो कि कार्गो आप जानते हैं बेसिकली जितना रॉ मटेरियल होता है उसको शिफ्ट करवाने के लिए फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ये इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली होता ये था कि यहाँ पे एक पुश बटन स्टेशन लगा हुआ था अप और डाउन के लिए। तो दो एट द सेम टाइम दो पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होते थे। एक जो है वो एलिवेटर से बाहर जो है खड़ा रहता था और वो आपका बटन दबाता था, और दूसरा जो अंदर मौजूद होता वो फीडबैक देता था भाई अभी रोक दो। तो टोटली ये मैनुअली ऑपरेट होती थी। इसको हमने फिर टोटली शिफ्ट किया था पीएलसी पे। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने जो है वो एक 6 स्टेशन का पुश बटन इसके अंदर इंस्टॉल किया था, क्योंकि 5 फ्लोर कार्गो एलिवेटर था, लिहाजा हर फ्लोर के लिए हमने एक एक बटन इसके अंदर लगाया था। और साथ में इमरजेंसी स्टॉप का भी बटन हमने इसमें दिया हुआ था। इसके अलावा हमने हर फ्लोर पे कॉल बटन भी जो इंस्टॉल किए थे, जस्ट लाइक जो पैसेंजर एलिवेटर होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है, पीएलसी बेस्ड कंट्रोल पैनल था जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलिंग हमने करवाई थी, और कंप्लीट लॉजिक जो है वो पीएलसी बेस्ड थी। तो इसके अंदर हमने इमरजेंसी स्टॉप का भी बटन दिया था, यानी कहीं पे भी अगर एलिवेटर जो है वो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ती तो पुश बटन को प्रेस करके इमरजेंसी स्टॉप को स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हर फ्लोर की जो है वो कॉल लगा सकते हैं एलिवेटर के अंदर से भी, और हर फ्लोर पे कॉल बटन भी मौजूद है, उसके थ्रू भी जो है कॉल लगाई जा सकती थी। तो टोटल जिस तरह पैसेंजर एलिवेटर काम करता हमने इसको मोर और लेस उसी तरह शिफ्ट कर दिया था। सेकेंडली हम बात करें, हमने जो है कि स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किया था। एक ओल्ड फ्लोर मिल थी साइड एरिया में, वहाँ पे हमने इसकी पूरी इंस्टॉलेशन की थी। ये टोटल जो है वो 3 मोटर्स का स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल था, जिसमें पावर फैक्टर करेक्शन का भी सिस्टम मौजूद था। तो ये हमने इसको बेसिकली अपग्रेड किया था, ये पहले से इंस्टॉल्ड था, इसको हमने पूरा जो है वो एक तरीके से इसकी रेनोवेशन की थी, यानी कंप्लीट इसकी वायरिंग और हर चीज़ जो है वो इसको रिप्लेस किया था। इसके अलावा हमने एक विंड टरबाइन इंस्टॉल की थी डीएच सिटी कराची में, 0.5 किलोवाट यानी 500 वाट्स की जो है विंड टरबाइन थी। और ये डीसी विंड टरबाइन थी जिसका पर्पस जो है लॉन लाइट्स को पावर अप करना था। ये हमने इंस्टॉलेशन की थी डीएच सिटी कराची में। इसके अलावा डीएचए के अंदर हमने जो है वो 2.5 किलोवाट का अपग्रेड सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल किया था। ये बैक इन 2021 के अंदर हमने किया था। हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम इस प्रोफाइल के अंदर सिर्फ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं, लिहाजा हमने इसमें सारे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आप को मैं दिखा चुका हूँ शुरू में ही ना, कि जो मेन प्रोजेक्ट्स हमने उनको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है, और बाकी हमने प्रोजेक्ट्स को जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लिस्ट वहाँ पे बहरहाल मौजूद है। ये हमने फाइनली जो पीएलसी ट्रेनिंग करवाई थी, हमारी जो फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग थी पीएलसी की, उसका जो हमने ट्रेनर डिज़ाइन किया था। तो इसके अंदर हमने सारे जो है फंक्शन रखे थे। आईओ डिवाइसेस हमने इसके अंदर इंस्टॉल की थी कंप्लीट। इसमें आप देख सकते हैं पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन मौजूद है, और टॉगल स्विच मौजूद है, पर मिनट ऑन ऑफ पुश बटन है इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास लिमिट स्विच है, पोटेंशियोमीटर है, और ये हमारी तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं। पीएलसी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा रिले आपकी जो है वो 220 वोल्ट एसी की रिले मौजूद है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, और 220 वोल्ट एसी के हमारे पास लैंप्स भी मौजूद है, और 24 वोल्ट के लैंप्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो तमाम किस्म की जो है डिवाइसेस जो कि इंटरनल है, और इसके अलावा इसके अंदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी आप जो है वो इंटरफेस करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी आप इंटरफेस करवा सकते हैं। अच्छा, जो जो हजरात अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनसे जो है वो माइक जो है अपना बंद रखें। ठीक है, इसके अलावा जो है अपना कैमरा भी ऑफ कर लें। आप लोगों के कुछ के कैमराज जो है वो ऑन है, कैमराज को भी ऑफ कर लें। ठीक है, तो मैं स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखें। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमने जो है पैनल को इस तरह डिज़ाइन किया था कि इसके अंदर किसी भी किस्म की जो वायरिंग है सेंसर्स की, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी आप कर सकते हैं। तो लिहाजा पीएलसी के अंदर मेन चीज़ हार्डवेयर इंटरफेसिंग होती है। प्रोग्रामिंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हार्डवेयर इंटरफेसिंग होती है, जो कि आप पैनल के थ्रू सीख सकते हैं। तो हमने ये पूरे कंप्लीट ट्रेनिंग करवाई थी सैमसंग पीएलसी के ऊपर। इसके अलावा हमने इसके अंदर सीमेंस पीएलसी को भी यूज़ किया था। इसके अलावा हमारा जो है बीएमसी है, बिजनेस मॉडल कैनवस है, कि हम लोग किस तरीके से जो रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं, किस तरह हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारा वर्क फ्लो चार्ट है। सप्लायर से हम लोग, डीलर से हम लोग जो है वो माल परचेज कर रहे होते हैं, वो चाहे सोलर के हवाले से हो या फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से हो। तो हमारी कंपनी जो है उनसे लिंक पे होती है कंटिन्यूसली। सप्लाई चेन जो है हमारी मेंटेन्ड है थ्रू आउट पाकिस्तान, और हम जो है सप्लायर्स और डीलर से जो है वो डायरेक्टली लिंक पे होते हैं। इसमें इंपोर्टर्स भी हैं, कुछ लोकल डीलर भी हैं, कुछ इंटरनेशनल भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के डीलर और सप्लायर्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, क्लाइंट्स को हम बाई डायरेक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। इसका मतलब क्लाइंट्स को हम जो है वो दो कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर क्लाइंट्स हमसे जो है वो डिमांड करता है कि उसको मटेरियल रिक्वायर्ड है जस्ट, तो हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं उसको। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सप्लाई, जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं या डीलर्स हैं उनसे डायरेक्टली लिंक करवा देते हैं अगर बल्क क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अगर लो क्वांटिटी में लूज के अंदर रिक्वायर्ड होता है, न्यू में यूज, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की सर्विसेज हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है,
लास्टली जो है मैंने अपना जो है इसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दी हुई है कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, इसके अलावा हमारा जो ऑफिस है फ़िलहाल वो गुलिस्तान जौहर के अंदर है। ठीक है, और मैं अगर अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और डिप्लोमा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। और मैंने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जो फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट की थी वो DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी से की थी बैक इन 2020 अराउंड लॉकडाउन के आसपास जो हमने कंप्लीट करी थी ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 एरियाज़ के ऊपर फोकस किया था, सोलर, विंड और हाइडल पावर पे मेनली हमने फोकस किया था इसके अंदर। और बाकी अगर हम बात करें एडवांस लेवल ट्रेनिंग की, तो एडवांस लेवल ट्रेनिंग मैंने NLD यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है सोलर के हवाले से, जिसके अंदर सोलर पैनल की टेस्टिंग किस तरह की जाती है, कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, SGS है, इसके अलावा COC है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है सोलर की वो किस तरह चेक की जाती है, ग्रेड A B C पैनल्स क्या होते हैं उनको किस तरह चेक करते हैं, फ्लैश टेस्ट क्या है, PID टेस्ट क्या है, LID टेस्ट क्या है, लोड टेस्ट क्या है, मैकेनिकल लोड वगैरह, ये तमाम किस्म के टेस्ट होते हैं इसके अंदर, वो किस तरह परफॉर्म किया जाता है, हमने सारे प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हैं। अर्थिंग किस तरह होती है, AC DC अर्थिंग वगैरह, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम वगैरह सारे था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं AEDB और REEE से रजिस्टर्ड सोलर इंजीनियर हूँ बेसिकली ना। तो मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बाकायदा कंप्लीट ट्रेनिंग्स की हुई है, ना सिर्फ ये कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बल्कि स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रेंड हूँ, जो कि अगर आप मार्केट में देखें तो इस वक्त जितनी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो अगर हम देखें तो एक कैटेगरी के लिहाज से वो मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ज़्यादातर वो लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं जो लोग ना तो क्वालिफाइड है ना ही ट्रेंड है। बाज़ लोग क्वालिफाइड हैं बट वो ट्रेंड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिप्लोमा होल्डर है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स तो उनको पता है लेकिन वो स्पेसिफिकली सोलर और विंड एनर्जी के अंदर ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो सब स्टैंडर्ड और मेल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से क्लाइंट को भी नुकसान हो रहा होता है और मार्केट को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। तो हमारी जो ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इन हुए हुए वो आइदर वुड एज अ डीलर काम कर रहे हैं, एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ग्रुप्स के अंदर हमारे लिंक्स हैं वो उनसे ही है जो ज़्यादातर कमीशन एजेंट्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको ट्रेन किया जाए ताकि इनको टेक्निकल नॉलेज हो, इनको पता हो कि भाई हम जो इन्वर्टर बेच रहे हैं वो इन्वर्टर हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, वो क्या फ़र्क क्या है इन तीनों के अंदर। ठीक है, इनको ये पता होना ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सरियत ऐसा होता है कि उनको इस चीज़ का इल्म नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि वो क्लाइंट को भी सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, इनके पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है उस हवाले से ये प्रॉपर्ली उसको गाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इन है उनको ट्रेन किया जाए और उनको पॉलिश किया जाए, जो ऑलरेडी ट्रेंड है उनको पॉलिश किया जाए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अब तक हमने कंपनी प्रोफाइल और सारी उसके ऊपर डिस्कशन की थी, अब हम एक्चुअल जो है वो डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमने बेसिकली अपनी वर्कशॉप में डिस्कस करना था। मुझे एक दफ़ा ज़रा दोबारा कंफर्म कर दें मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई नॉइसेस वगैरह तो नहीं है, मैसेज पे बता दें। क्लियर है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं कि जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं नेचुरली जो अवेलेबल हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। ठीक है, वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं? दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं वो। ठीक है, अच्छा मैं इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली अलाउ कर देता हूँ ताकि ये बार बार जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा मेरे पास। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली एनर्जी सोर्सेज के बारे में, कि हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज होती है नेचुरली वो दो कैटेगरीज की होती हैं। ठीक है, एक हमारी कहलाती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरी कहलाती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। याद रखें, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उन एनर्जी सोर्सेज को कहा जाता है जो कुदरत ने हमारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, उसके अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर रखी है। ठीक है, वो तमाम किस्म की जो रिसोर्सेज हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसा कि कोयला है, कोयले की आप जानते हैं कानें होती हैं मुख्तलिफ ना, जिसको कोल माइंस कहते हैं। ठीक है, तो कोल माइंस आपको पता है दुनिया में लिमिटेड है, लिमिटेड एरियाज में है, तो वहाँ से जितना कोयला निकाला जा सकता है उसकी एक क्वांटिटी है, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ऑयल वेल्स है, तेल के कुएँ हैं, तो तेल के कुएँ भी क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे।
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आपकी ये एनर्जी सोर्सेज खत्म हो जाएंगी, आपकी जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल्स आ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल से मुराद क्या है, जैसे यूरेनियम है। अब आपको पता है यूरेनियम की भी माइंस होती हैं, ठीक है, और वो भी लिमिटेड है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, लेकिन वो लिमिटेड है, एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एग्जिस्ट तो नेचुरली करती हैं, बट ये लिमिटेड होती हैं और एक टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में कंफ्यूजन कर दी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है लिमिटेड होती हैं और एक टाइम के बाद खत्म हो जाती हैं, दूसरे लफ्जों में आप जिनको मिनरल्स भी कहते हैं, ठीक है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होती हैं जो कि रिप्लेनिश बाय नेचर होती हैं, जिसको नेचर क्या करती है, बार बार पूरा करती रहती है एक तरीके से, और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। वो रिप्लेनिश बाय नेचर होती हैं और वो अनलिमिटेड होती हैं, उनकी जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होती हैं, लिहाजा वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जबकि अगर हम देखें तो इनिशियली जो दुनिया है ना, उसका जितना भी टेक्नोलॉजी का जितना अगर हम अपना पाथ देखें पिछला ना, तो वो सारा का सारा रिलाई करता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे। आपकी जितनी इंजन चलते थे वो किस पे चलते हैं, अब भी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर चल रहे हैं। उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है, उसके अंदर गैसोलीन इस्तेमाल होता है या डीजल इस्तेमाल होता है, इस तरह के जितने डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पहले के दौर में अगर आप चले जाएँ तो स्टीम आपका इंजन होता था, जो कि कोयले से जला के आप स्टीम जनरेट करते थे और उसके ऊपर चल रहा होता था, जिसके ऊपर आपकी लोकोमोटिव जो है वो भी ऑपरेट होती थी, आपके बड़े इंजन सारे ऑपरेट हो रहे होते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें ना, तो दुनिया शुरू से रिलाई किस पे करती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या किया जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल से शिफ्ट किया जा रहा है रिन्यूएबल पे, यानी ग्रीन एनर्जी पे, जिसको क्लीन एनर्जी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी भी कहा जाता है इसको, रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बहुत सारे नाम इसके रखे गए, ठीक है। वो सारे नाम अगर आप देखें तो मेनली उनका सारा फोकस एक ही चीज़ के ऊपर है। वो फोकस क्या है कि वो पोल्यूशन जनरेट नहीं करती। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होती है ना, उनकी एक अच्छी बात और ये है कि वो पोल्यूशन जनरेट नहीं करती, जबकि नॉन रिन्यूएबल जो है वो पोल्यूशन जनरेट करती है। आप जानते हैं कि अगर मैं अपने इंजन को चलाता हूँ, ठीक है, गैसोलीन के ऊपर, तो वो मुझे आउटलेट की फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में क्या देती है, वो हमें देती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो तरह की गैसेज आपके जनरेटर से भी निकलती हैं, आपके इंजन से भी निकल रही होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो गैसेज है ना, ये इन्वायरमेंट के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के ऊपर क्या डालती है, एक हार्मफुल इफेक्ट डालती है, और वो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और जो कि फाइनली आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में, जिसकी जो है वो आउटकम्स आजकल हम लोग जो है वो कराची के अंदर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इतनी गर्मी हो रही है, उसका एक रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अगर हम देखें कॉज क्या है, वो कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपकी कहाँ से जनरेट हो रही है, अल्टीमेटली वो आपकी इंडस्ट्री से जनरेट होती हैं, वो आपकी जनरेट होती है इंजन से, वो आपकी जनरेट होती है मशीन से, जितनी भी चीज़ें आपकी फ्यूल्स के ऊपर चलती हैं। यानी टोटल जो आपकी मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ना, जो कि टोटली बेस्ड होते हैं इंजन के ऊपर, उसके अंदर आपकी जो है वो आउटपुट पे क्या निकल रही होती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही होती हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो इन नटशेल अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या है, बेसिकली वो सोर्स ऑफ एनर्जी रिप्लेनिश बाय नेचर होती है, जिसको नेचर क्या कर देती है, पूरा कर देती है, रिप्लेनिश कर देती है, ठीक है। और वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, जिसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं आप, विंड है, विंड एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा आपका वाटर है, वाटर की भी फिर 2 से 3 रिसोर्सेज निकलती हैं मजीद ना, सोलर में भी 2-3 निकलती हैं, विंड के अंदर भी 2-3 निकलती हैं। तो हम उसमें तफसील से आगे जाके बात करेंगे कि कौन सी किस कैटेगरी के अंदर लाई करती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, क्योंकि हमारा जो असल पर्पज़ है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को समझना है, ठीक है। हमारा मकसद इन्वायरमेंटल साइंसेज को स्टडी करना नहीं है, हमारा जो मकसद है, हमारा टारगेट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की रिसोर्सेज को स्टडी करना, किस तरीके से हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली उस तरफ जाएंगे। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, वो सोर्सेज जो कि रिप्लेनिश नहीं होती नेचर से, नेचर उसको पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। वो एक लिमिटेड फॉर्म में उसने रखी हुई है, एक लिमिटेड रिजर्व्स हैं उसके, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप टोटली रिलाई करते रहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी मशीनें बंद हो जाएंगी, आपकी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, आपके जहाज नहीं चलेंगे, आपके शिप्स नहीं चलेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हमारी आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ शिफ्ट हो रही हैं, रिन्यूएबल की तरफ। अब अगर आप देखें, मिसाल ले लें, गाड़ियाँ आपकी जो है पहले कौन सी थी, आपकी जो नॉर्मल मैनुअल या ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थी वो किस पे चलती थी, फ्यूल के ऊपर चलती थी। बाद में हाइब्रिड आई, उसके बाद फाइनली आपकी इलेक्ट्रिक जो है वो व्हीकल्स आ गई हैं, ईवी के ऊपर चली गई हैं सारी। इसी तरीके से आपके जो एयरप्लेन से वो इनिशियली किस पे चलते थे, गैसोलीन पे, उनके अपने फ्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली है क्या, वो कहाँ से हासिल हो रहा है हमारे पास, वो हासिल हो रहा होता है हमारे पास ऑयल वेल्स से, ठीक है। वो फ्यूल हमारे पास जो है वो ऑयल वेल्स के जो डिफरेंट आपकी जो है वो फ्रैक्शंस होते हैं। अगर आपने फ्यूल की डिस्टिलेशन पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो आपका ऑयल निकलता है,
ज़मीन के अंदर से उसको जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, और हर टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन उसमें से अलग किए जाते हैं। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के फ्यूल आपके पास आते हैं, कहीं कैरोसिन ऑयल मिलता है आपको, गैसोलीन मिलता है, डीजल मिलता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरीके से आपका जेट इंजन फ्यूल होता है, वो भी आपको वहीं से हासिल होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी शिप्स हैं जो HFO MFO वगैरह पे चल रहे होते हैं, वो भी अल्टीमेटली वहीं से हासिल हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब वो सारी चीज़ें किसके ऊपर जा रही हैं, अब इलेक्ट्रिक जहाज बनना शुरू हो गए, इलेक्ट्रिक शिप भी इंट्रोड्यूस कर चुका है चाइना जो है। तो अब आपकी तमाम दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही है, यानी कि जो मैकेनिकल सिस्टम से अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, यानी टोटली। एक तो पार्शली था पहले, पहले तो हमारी जो गाड़ियों के अंदर या जहाज़ों में लाइट्स होती थी ना, खाली लाइटिंग थी या फैन थी या इस तरह की जो लोड्स है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होती थी। बाकी जो जहाज का जो अपना सिस्टम होता था वो चलता था किसके ऊपर, वो फ्यूल के ऊपर चलता था, इंजन पे चलता था। लेकिन अब सोलली किसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाफिर मिकदार में चाहिए होगी, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप लार्ज क्वांटिटी में बैटरीज तो कैरी नहीं कर सकते, उन बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी आपके पास जो है वो कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो फिर चार्ज करने की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, सोलर पावर आ जाती है हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड एनर्जी आ जाती है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास हाइडल पावर आ जाती है, इस तरह की जो है वो पावर प्लांट्स आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो, अगर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की रिस्पेक्ट से बात की जाए तो ये हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो मेथड्स हैं जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की जाती है। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो एक तरीके का ये होता है हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट ये दोनों कहलाते हैं आपके, ये CFPP कहते हैं उसको हम, कोल फायर्ड पावर प्लांट। यहाँ पे जो है क्या करते हैं, आप कोयले को जलाते हैं और कोयले को जला के जो आपके पास हीट जनरेट होती है उससे आप स्टीम बनाते हैं और स्टीम से आप अपनी टरबाइन चलाते हो, अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बेसिकली ऑयल को या गैस को जला रहे होते हैं। ऑयल से मुराद आपको पता होगा कि ऑयल एंड गैस ये पूरा एक सेक्टर है पूरा ना, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे क्या होता है कि, अच्छा ये जो माइक काइंडली बंद कर लें अतीक साहब, माइक जो अपना ऑफ कर लें, ठीक है। अच्छा माइक जो जो ज्वाइन कर रहा है ना वो अपना माइक ऑफ रखे, सही है, ताकि जो है वो डिस्टर्बेंस इसके अंदर रिकॉर्ड ना हो। अच्छा जी, तो ऑयल बेस क्या मतलब होता है, आपका थर्मल पावर प्लांट हो जिसके अंदर आप गैस को जला रहे हैं, आप इससे क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हीट जनरेट कर रहे हैं, स्टीम बना रहे हो, अल्टीमेटली आपकी टरबाइन चल रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी सिमिलर प्रोसेस होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है लगा हुआ, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपका यूरेनियम जलता है। यूरेनियम से क्या होता है, यूरेनियम आप जलता है उस सेंस में नहीं जलता है जिस तरह ये आपका कोल और ऑयल के अंदर होता है। इसके अंदर ये होता है कि ये न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। चेन रिएक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो हीट आपके वाटर को क्या करती है, स्टीम में कन्वर्ट करती है। उस स्टीम को आप यूज करते हैं टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, और टरबाइन से अल्टीमेटली आपका जनरेटर ड्राइव होता है और आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, ठीक है। ऑयल और गैस का तकरीबन सेम ही सिस्टम है, इसलिए मैं इसको मजीद एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। वही चीज़ है जो हमने ऑयल में बात करी, कोल में बात करी, तीनों के अंदर एक चीज़ सेम है। अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की ना, एक चीज़ सेम होती है, वो क्या होती है, आपने टरबाइन चलानी है और जनरेटर चलाना है, फर्क सिर्फ टरबाइन का होता है, ठीक है। अगर आप देखें ना, टरबाइन का मेनली फर्क होता है, टरबाइन जो होती है वो आपकी वेरी कर रही होती है, हाइडल पावर की टरबाइन अलग है, स्टीम टरबाइन अलग है। जो स्टीम टरबाइन न्यूक्लियर या कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रही है वो टरबाइन अलग है, ठीक है। जो आपकी टरबाइन जो है वो आपकी विंड के अंदर इस्तेमाल हुई टरबाइन अलग है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी टरबाइन जनरेटर को ड्राइव कर रही है और आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी जो चीज़ें मैंने पीछे एक्सप्लेन करी वो चीज़ें यहाँ तक तो सेम थी, विंड के अंदर भी और हाइडल पावर के अंदर भी। कि आपने जो है अल्टीमेटली जनरेटर को चलाना टरबाइन के थ्रू। अब टरबाइन को आप ड्राइव किस तरह करते हैं ये आपका प्रॉब्लम है। अब टरबाइन को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं पानी से, यानी वाटर फ्लो से आप टरबाइन को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पानी का जो प्रेशर है उसको प्रेशर एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन को ड्राइव करने के लिए। तो ये आपकी कहलाती है हाइडल पावर, ठीक है। और अगर आप विंड को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेलर्स को चलाने के लिए और उससे आप जनरेटर को ड्राइव करें तो ये कहलाती है विंड पावर, ठीक है। तो विंड में और हाइडल में भी एक तरीके से कनेक्शन मौजूद है। ऑल्दो कि इनके जनरेटर्स भी अलग होते हैं, इनके गियर बॉक्सेस और इनसे सारे मैकेनिज्म अलग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो पावर प्लांट्स उनका एग्जैक्टली सेम होता है, सबके जनरेटर्स अलग होते हैं, सबके सिस्टम्स अलग होते हैं। हमने एक ही प्लांट को जो है वो इंटरनली स्टडी किया हुआ है और प्रैक्टिकली जाके देखा है, काम किया उसके अंदर, तो हमें ये चीज़ पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक फिनोमेना देखें तो बेसिक फिनोमेना सेम है कि आपका जनरेटर ड्राइव होगा और जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ऑल्दो के जनरेटर भी अलग अलग तरह के AC जनरेटर है, DC है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, उसके अंदर भी फिर पावर रेटिंग्स है।
कोई 12 वोल्ट सिस्टम है, 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, आप जानते हैं, जो लोग फील्ड से रिलेटेड हो वो बात ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट वोल्टेजेस के सिस्टम होते हैं, डिफरेंट करंट के सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसको हम फर्दर आगे चल के स्टडी करेंगे। अब आज हम सोलर पावर पे, सोलर टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इन तमाम किस्म के सिस्टम से इनके अंदर जनरेटर्स चलते थे, सोलर में जनरेटर नहीं होता, ठीक है। सोलर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक पीवी मॉड्यूल होता है, एक प्लेट होती है जिसको आप लगाते थे छत पे जाके, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो सनलाइट पड़ती है, सनलाइट इसको स्ट्राइक करती है, और सनलाइट के स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनती है वो किससे बन रही होती है, लाइट एनर्जी से। और सनलाइट के अंदर भी कौन से दो कंपोनेंट हैं, वो दो कंपोनेंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सोलर पे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब आ जाते हैं जियोथर्मल पे। जियोथर्मल में क्या होता है, आपकी जो ज़मीन है, आप जानते हैं ज़मीन के जिस तरह आप गहराई में जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो कोर है ना ज़मीन का, वो गर्म होता है बहुत। तो जितना आप डेप्थ में जाते हैं आपकी जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाएगा। तो उस टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाता है वाटर को बॉयल करने के लिए, और उसी वाटर से जो को बॉयल करके जो स्टीम बनती है उससे आप टरबाइन चलाते हैं और जनरेटर चलाते हैं, आपकी बिजली बनती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बायोमास, जिसके तहत आपकी बायो गैसेज बनती है। बायो गैसेज कैसे बनती है, नाम से जाहिर है, बायो, बायो का मतलब होता है जानदार, ठीक है। वो चीज़ें जो कि जानदार हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब प्लांट्स, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं वो मर जाते हैं या एक तरीके से जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनका जो बचा हुआ होता है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है डिग्रेडेशन के थ्रू, उससे बनाई जाती है बायोगैस। आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात जानवर कोई मर जाता है ना, वो पड़ा हुआ होता है एक टाइम तक, तो वो फूल जाता है एक टाइम के बाद। वो फूलता क्यों है, उसके अंदर जो है ना मीथेन गैस जनरेट होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ये उसका बायो केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है। ये जो जिस्म के गलने सड़ने का प्रोसेस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी मीथेन गैस बनती है। और मीथेन गैस उसके अंदर बढ़ती रहती है, एक टाइम के बाद इतनी बढ़ती है, प्रेशर इतना बन जाता है कि वो फटता है पूरा। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो वेल्स वगैरह होती हैं, मछलियाँ बड़ी होती हैं, समंदर के किनारे आ जाती हैं मरने के बाद, तो वो भी इसी तरह अच्छी खासी जो है वो फूल जाती हैं। उनको बाकायदा जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो लीक ना की जाए गैस को, तो ब्लास्ट होती है बहुत बुरी तरह। तो ये जो एनिमल या प्लांट रिमेन्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है बायो गैसेज बनाने के लिए, और बायो गैसेज को आप फर्दर इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए भी, और अपनी जो है वो जनरेशन पावर प्लांट्स को भी चलाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का असल में क्या फिनोमिना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने अभी पीछे जिक्र किया था कि आपके जितने भी जनरेटर्स होते हैं या आपके इंजन होते हैं ना, जिसको आप गैसोलीन पे चला रहे हैं या किसी भी आप फ्यूल के ऊपर चला रहे हैं, तो जब फ्यूल का जो प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा इंटरनल कंबस्शन इंजन का, वो 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक आपका है इनटेक, ठीक है, एक आपका होता है इनटेक। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर 4 जो है ना वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपके जो आईसी इंजन होते हैं ना, ज़्यादातर इंजन जो आपके चाहे जनरेटर में लगे हो चाहे आपकी मशीनों में लगे हो, बेसिकली जो फिनोमेना है ना आईसी इंजन का, वो सेम होता है। आईसी का मतलब है इंटरनल कम्बस्शन इंजन। इंटरनल कम्बस्शन क्यों कहते हैं, इसके अंदर इंटरनली क्या होता है, ये जो फ्यूल होता है वो कम्बस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पहले इंटेक होता है, ठीक है, फ्यूल का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है, वो कंप्रेस होता है। जब वो कंप्रेस हो जाता है, आपको पता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद। उसके बाद स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है, स्पार्क की वजह से क्या होता है, ये फ्यूल जलता है। फ्यूल जलने से क्या होता है, स्टीम बनती है, तो ये प्रेशर से क्या होता है, दोबारा से वापस जाता है। तो पहले ये क्या हो रहा है, आप देखें तो ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिनोमेना चलता है आईसी इंजन के, जिसको हम कहते हैं इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट या इनटेक कंप्रेशन कंबस्शन एग्जॉस्ट। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर हो क्या आ रहा है, बेसिकली आपका जो फ्यूल है ना वो कंप्रेस होकर फिर क्या हो रहा है, जल रहा है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जनरेट क्या करेगा, वो फ्यूल जलेगा तो वो आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपने केमिस्ट्री में यकीनन पढ़ा होगा कि हमारा जो जितने भी आपके कंबस्शन रिएक्शन होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनती है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपकी जो अर्थ के अराउंड एक लेयर है, ठीक है, अर्थ से एक खास डिस्टेंस के ऊपर एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। वो ओजोन लेयर जो है ना, जो कि असल में उसका फार्मूला O3 होता है, वो ऑक्सीजन का एक तरीके से समझ लें डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा जितनी दीगर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ओजोन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती हैं, ये अपने कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देती है, ऑक्साइड्स बनाना शुरू कर देती हैं।
इन ऑक्साइड्स की वजह से क्या होता है, ओजोन की लेयर वहाँ से पतली होना शुरू हो जाती है, या फिर वहाँ से क्या होती है, डैमेज हो जाती है। उस डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली अंदर एंटर होती है, और वो डायरेक्टली अंदर एंटर होने के बाद क्या होता है, अंदर वो है वो क्या करती है, बेसिकली कैप्चर हो जाती है एक तरीके से। जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता है कि आपकी जो हीट होती है वो अंदर कैप्चर हो जाती है, फिर वो अंदर जाके रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर दूसरी तरफ से तो वो डैमेज नहीं है, तो वो अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा फिनोमेना अंदर अकर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है ना वो कंटिन्यूसली हीट अप होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिन एरियाज में पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, रिवर्स हैं, वो जलना शुरू हो जाता है, पानी गर्म होने की वजह से वहाँ से क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो जो आपके ठंडे इलाके थे वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, गर्म इलाके वो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है आपका सारा फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि आपकी जो ओजोन की लेयर होती थी ना, ये आपको बचाती थी हार्मफुल रेडिएशन से, और सिर्फ आपकी जो सनलाइट है ना उसको एक तरीके से छान के एक तरह से फिल्टर करके आप तक पहुंचाती थी। लेकिन ओजोन लेयर के खराबी की वजह से, डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट है वो डायरेक्टली अंदर एंटर हो जाती है, और आपकी जो है वो अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग का शिकार बनाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है फिनोमिना होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जो जिससे बचने के लिए हमें असल में जाना पड़ रहा है किस तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। नॉन रिन्यूएबल से जो हम रिन्यूएबल का सफ़र कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं बेसिकली, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम किया जा सके, और आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ज़मीन को क्या करने एक तरीके से तबाह कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है किसी हद तक रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है ना एक एक सोर्स के ऊपर जल्दी जल्दी बात करेंगे, कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है सिर्फ उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। सोलर के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो सोलर पावर दो तरह से इस्तेमाल होती है रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कह लें, या आपकी जो है वो यूटिलाइजेशन के वाले से बात करें, तो दो तरीके से इस्तेमाल होती है। एक है सीएसपी। सीएसपी मतलब कंसनट्रेटेड सोलर पावर। कंसनट्रेटेड सोलर पावर में क्या होता है, इस तरीके की जो है मॉड्यूल्स आपके बहुत सारे जो एक सर्टेन एंगल के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं एक बड़े एरिया के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मली जो है जितो जो आपके खुले मैदान है या रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं ना उसके अंदर ही किया जाता है। इस तरीके से इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, सर्टेन एंगल इनका सेट किया जाता है, और इनका जो पॉइंट होता है ना, इन सब का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, एक पॉइंट के ऊपर ही सारे फोकस होते हैं। तो ये सारी जो सनलाइट है वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। जब ये इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है ना, इससे क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट हीट आपकी जनरेट होती है। उस हीट को आप जो है वो वाटर को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उस स्टीम को आप फर्दर इस्तेमाल करते हैं अपनी टरबाइन चलाने के लिए। आप इसके अलावा वाटर हीटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर हीटिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड इसको कंसनट्रेटेड सोलर पावर या सीएसपी कहते हैं। ठीक है, अक्सर लोग जो सोलर से वाकिफ है उनको इसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, कि ये भी एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो कम है। पाकिस्तान में खासतौर पे जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ वाटर हीटिंग के लिए किया है। तो इस तरीके के आपने सिस्टम देखे होंगे लगे हुए कहीं पे, तो वो ज़्यादातर वाटर हीटिंग के लिए जो इलाके हैं ना आपके, जो ठंडे इलाके होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ना। इसमें क्या होता है देखिए, आपके वाटर टैंक है, उसके साथ आपकी पाइपलाइन का मैकेनिज्म लगा हुआ है, इसके अंदर पानी जाता है वो भी इन पाइप्स के अंदर आता है। ये पाइप जो है खास मटेरियल के बने हुए होते हैं, ये लाइट को क्या करते हैं एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं ये हीट को। ठीक है, अच्छा हीट जो आपकी लाइट से मिलती है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स की वजह से मिलती है। आपकी जो सनलाइट है उसके अंदर दो तरह की रेडिएशन होती हैं, एक आई आर एक यूवी है। आई आर मतलब इंफ्रारेड, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। ये दो रेडिएशन थी आपकी जो है सोलर के अंदर मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही दो रेडिएशन है, वो बेसिकली क्या करती हैं, इसको हीट अप करती हैं पानी को, और इससे अल्टीमेटली आपका जो पानी है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसको फिर आप फर्दर अपने जो भी आपका यूज़ है नॉर्मल रेजिडेंशियल उसके लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सोलर पावर है, सी एस पी जिसे हम कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोलर पावर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइडल पावर की। हाइडल पावर सिस्टम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, आपके जो रिवर्स होते हैं, जितने भी आपके दरिया होते हैं ना, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उससे जो पानी का फ्लो होता है उसको डैम्स बना के आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं कि हेड पॉइंट के ऊपर एक खास हाइट के ऊपर इसको स्टोर कर लेते हैं। अब जब पानी को आपने एक पॉइंट के ऊपर स्टोर कर लिया तो क्या होगा, आपको पता है अगर मैं वहाँ से पानी को अलाउ करूँ एक गेट के थ्रू या एक वेल्व के थ्रू, तो क्या होगा, पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पहले स्टैटिक था, अब डायनेमिक हो गया, ये मूव करना शुरू हो गया। इस अब जब ये जितना आप हाइट को ज़्यादा रखेंगे ना,
ये पेनिस्टॉक कहलाता है, जिसके थ्रू आप पानी को फ्लो करवाते हैं एक सर्टेन हाइट से, ठीक है, पेनिस्टॉक कहते हैं। तो इस पेनिस्टॉक से जब ये पानी फ्लो करेगा तो इस पानी की कोई ना कोई प्रेशर एनर्जी होगी, ये प्रेशर एनर्जी क्या करेगी, जाके स्ट्राइक करेगी इस टरबाइन को, ठीक है, और इसकी वजह से टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी। और जब आपको पता है टरबाइन घूमेगी तो ये शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है जनरेटर से, तो इससे आपका जनरेटर चलना शुरू हो जाएगा। और जनरेटर आपको पता है जब चलेगा तो क्या होगा, तो हमारा फ़ायदा होगा, यानी कि हमारी बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये जो आपका जनरेटर है ये कनेक्टेड होता है फिर अल्टीमेटली स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर फिर क्या कर रहा होता है, ग्रिड में एनर्जी को फीड कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह ऑन ग्रिड सिस्टम आप लोगों ने सुने होंगे, पढ़े होंगे किसी ने, तो पता होगा आपको कि ग्रिड में एनर्जी किस तरह फीड होती है, फ्रीक्वेंसी, फेस और वोल्टेज वगैरह इन सारी चीज़ों की सेटिंग होती है, वो सारी उसको हम फर्दर आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपका पानी यहाँ से जब इस्तेमाल हो जाता है तो इसका सारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है, उसको फिर यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एक तरीके से सिंक कर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इसको दोबारा से जो है वो दोबारा से क्या करते हैं, इसको इसके अंदर ही जो है वो फीड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको फीड वाटर पम्प के थ्रू या किसी और पंपिंग सिस्टम के थ्रू दोबारा से क्या करते हैं, रिवर में डाल देते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकिल चलता रहना चाहिए, तभी आपका जो है वो ये मैकेनिज्म चलेगा। तो अगर वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इस तरह जनरेट हो रही है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि आप एक पेन स्टॉक के अंदर एक खास हाइट के ऊपर जो है वो आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद आप पानी को खोल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे जो है प्रेशर एनर्जी जनरेट हो रही है, उस प्रेशर एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टरबाइन को चलाने के लिए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड हाइडल पावर सिस्टम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये खुद एक पूरी फील्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ टरबाइन के डिज़ाइन होते हैं, कोई मोर देन 6-8 डिज़ाइन हैं टोटल ना, जिनमें से हम लोगों ने जो ट्रेनिंग में स्टडी किए थे वो 3 मेजर डिज़ाइन है, उसका मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यहाँ पे ना, वरना इसकी पूरी कैलकुलेशन है, हर टरबाइन की अलग कैलकुलेशन है, अलग डिज़ाइन है उसके, ठीक है। तो जो डिटेल ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिलहाल अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 3 डिज़ाइन हैं जो मशहूर डिज़ाइन है हाइडल पावर सिस्टम के। इसके अंदर एक फ्रांसिस टरबाइन है, एक पेल्टन व्हील है, एक कैप्लन है। फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन ये ज़्यादा फेमस डिज़ाइन हैं और इसके अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी भी है कि आप क्या करते हैं बेसिकली, आपका जो ये जो पानी को जो बेसिकली यहाँ पे पुश करने का जो मैकेनिज्म होता है ना, उसका जो पाइप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसका जो डायमीटर होता है ना वो चेंज हो रहा होता है। डायमीटर की चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रेशर एनर्जी होती है उसमें वेरिएशन आती है, क्योंकि आप जानते हैं ड्यू टू कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, यहाँ पे एक बर्नौली और कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा जाके क्या होता है। तो इसके अंदर होता है ये बेसिकली एरिया और वेलोसिटी में जो है वो एक तरीके से आप कह लें इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर आप एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एरिया और वेलोसिटी से यहाँ पे खेला जाता है और इस तरीके से आपकी जो वाटर है उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा होता है और उसको भी जो है टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है। देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन में अलग कहाँ फिनोमेना होता है पूरा। पेल्टन व्हील टरबाइन में क्या होता है, इस तरीके का एक पूरा मैकेनिज्म एक समझ लें फ्लावर टाइप बना होता है, जिसके अंदर क्या होता है इस तरीके के जो है वो पूरे ये समझें, ये जो है ना ये कट अवे व्यू होता है इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ पेल्टन व्हील का थोड़ा सा जो है मैकेनिज्म इंटरनली कैसा होता है। पेल्टन व्हील में बेसिकली जो है ना वाटर जेट होता है एक ना, जो वाटर जेट क्या करता है, हाँ वो वाटर जेट क्या करता है बेसिकली इस तरीके से कप्स टाइप बने हुए होती हैं, ठीक है। इसको बकेट भी कहते हैं, ये हाफ कट हुई होती है बकेट। और ये वाटर जेट क्या करता है, बहुत प्रेशर के साथ पानी इसके ऊपर मारता है, आपको पता है प्रेशर से पानी पड़ेगा इसके ऊपर तो क्या होगा, ये घूम जाएगा आगे चले जाएगा, उसके बाद दूसरा आगे आ जाएगा उसके ऊपर पड़ेगा वो आगे चले जाएगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये वाटर जेट क्या कर रहा होता है बेसिकली इनके ऊपर एक तरीके से पानी को फायर कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें भी इसी तरीके से होता है, पैन स्टॉक होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाद में यहाँ पे पंप भी लगाया हुआ होता है, जो कि इसका पर्पस क्या होता है, इसको जो है वो प्रेशर के साथ पानी को स्ट्राइक करवाना, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है वो ये रनर आपका पूरा मूव करता है और इसके पीछे आपकी जो है वो शाफ्ट लगी है जो कि टरबाइन जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है। टरबाइन तो यही है, पेल्टन व्हील टरबाइन कहलाती है और वो जनरेटर को जो है वो रोटेट करवाती है, अल्टीमेटली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये आपका फिनोमेना है हाइडल पावर सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जियो थर्मल एनर्जी, जो कि मैंने पीछे इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि अगर आप ज़मीन के अंदर ना डेप्थ में जाते रहें, ज़मीन के अंदर आप जैसे जैसे खुदाई करके अंदर तक जाते रहेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, एक तो ये कि पानी निकलता अंदर से, जो कि हम लोग बोरिंग करके ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अर्थिंग वगैरह जो करते हैं या बोरिंग करते हैं उनको ये बात पता होगी। तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं ना, तो
अंदर क्या होता है कि आपकी जो है हीट एक ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने के बाद आपकी जो है ना वो कोर अर्थ का जो है वो गर्म है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब यहाँ पे क्या किया जाता है जियोथर्मल सिस्टम में, कि मेटल के बड़े पाइप्स होते हैं उसको ज़मीन के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है, उसको फिट कर दिया जाता है काफ़ी डेप्थ के अंदर। सही है। जब ये हंड्रेड्स ऑफ फीट की डेप्थ के अंदर ये फिट कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से जो है पानी को इनलेट दे देते हैं, पानी को वहाँ से इंसर्ट करते हैं आप, और दूसरी तरफ से आपको क्या मिलती है, स्टीम मिलती है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है ये GIF है, इसमें अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आपको शायद कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बेसिकली पानी को अंदर जो है वो फ्लो करवा रहे हैं और वहाँ से वो क्या हो रहा है, हीट बन के वापस आ रहा है आपके पास। ठीक है। इसका मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ ज़रा क्लियर हो जाए। तो जियो थर्मल एनर्जी में बेसिकली ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं आप, ये आपका कूलिंग टावर है। ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, पानी को जो है ना उसके अंदर से फ्लो करवाया, और पानी जो है यहाँ पे क्या हुआ, हीटअप होगी, किस में चला गया, टरबाइन के अंदर चला गया। ठीक है। और ये जनरेटर से जो है वो ड्राइव होगा, जो अल्टीमेटली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और फीड कर देगा। ठीक है। जो कि आपका दोबारा से फ्लो सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए आप दोबारा से क्या करेंगे, उसको पानी को अपने ही सिस्टम के अंदर डाल देंगे। जितनी भी जगहों पे ये साइकिल, ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स कहलाते हैं जितने भी है ना, तो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स के अंदर ये चीज़ होती है कि आपका जो सिस्टम होता है वो दोबारा से पानी को फीड कर देता है अपने ही सिस्टम के अंदर। ठीक है। यही फिनोमिना आपका अगर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये आपका होता है हाइडल पावर प्लांट में, ये आपका होता है जो है वो जियोथर्मल में। इसके बाद आ जाती है बारी टाइडल की। अच्छा, टाइडल में और हाइडल में और विंड में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ है, पहले मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइडल क्या है। टाइडल में देखें, ये समझने में अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा तो ये समझे आपने विंड टर्बाइन उठा के समंदर के अंदर लगा दी, समंदर के अंदर लगा दी, पानी के अंदर, तो ये आप एक तरीके से समझ लें टाइडल बन गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। टाइडल एनर्जी जो होती है वो टाइड्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है। आपको अगर पता हो तो होता ये, आप जब नॉर्मली सी साइड पे जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कभी कभार समंदर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है। समंदर चढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब पानी बहुत ऊपर तक होता है, और कभी कभार आप देखते हैं समंदर उतरा हुआ होता है तो पानी बहुत नीचे तक गया हुआ होता है। तो ये कहलाती है अप एंड लो टाइड्स। ठीक है। अप एंड लो टाइड्स कहलाती है। और ये भी एक टाइप की एनर्जी है जिसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये अप एंड लो टाइड्स किस वजह से जनरेट होती हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से मुराद मैं सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी मैं सन मून और सारे इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, मून है, अर्थ वगैरह ये सारे ना, इस सोलर सिस्टम के अंदर मून है। और आपको पता है कि हर बॉडी जो है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है, फोर्स लगाती है एक ना। तो इसी तरीके से जो आपका मून है ना, वो आपकी अर्थ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन वो समंदरों के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है, जिसको दूसरे लफ्जों में उर्दू में मदो जजर कहते हैं। जिसकी वजह से समंदर का पानी कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए ऊपर तक आके रहता है, यानी जिसको हम कहते हैं हाई टाइड होती है वो। और कुछ जो महीने आते हैं, कुछ जो मौसम आते हैं उसके अंदर आपका जो पानी होता है वो नीचे रहता है, उसको लो टाइड कहते हैं। तो ये जो अप एंड लो टाइड होती है ना, इससे वेव जनरेट होती हैं, जिससे एक और एनर्जी आपकी जन्म लेती है, तो हम वेव एनर्जी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से लिंक है, लिहाजा मैं इसको अभी फिलहाल एक ही कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन वैसे इनको जो है वो एनर्जी एक्सपर्ट्स ने इनको अलग अलग रखा है दोनों को। एक को ये कहते हैं वेव एनर्जी, एक को कहते हैं टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी में टाइडल टरबाइन होती है, वो समंदर की डेप्थ के अंदर इंस्टॉल होती है, यानी पानी के अंदर इंस्टॉल होती है। और जो आपकी वेव्स है ना, पानी के अंदर जो वेव्स चल रही हैं, एक तो पानी के ऊपर जो लहरें आती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो उसका टाइड से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं समंदर के अंदर जो इंटरनली जो वेव्स एक तरफ से दूसरी तरफ पानी ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्लो स्लो जो है वो टर्न करती रहती है आपकी जो टाइडल टरबाइन है। और इस टाइडल टरबाइन की टर्निंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जो है वो जनरेटर ड्राइव होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। तो इस मेथड को टाइडल एनर्जी कहते हैं, और इस मेथड को वेव एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, आपकी अप एंड लो टाइड्स की वजह से देखें क्या हो रहा है कि आपकी जो टरबाइन है वो चल रही है, और टरबाइन अल्टीमेटली जनरेटर को ड्राइव कर रही है, और आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाती बात विंड पावर सिस्टम की। ठीक है।
विंड पावर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास होती हैं विंड टर्बाइंस, ठीक है। विंड टर्बाइन आप सब लोगों ने देखी होंगी यकीनन, जब बीट साइड या नूरियाबाद वगैरह का जाना हुआ हो तो विंड टर्बाइंस से रिलेटेड दो तीन चीज़ें हैं वो मैं पहले बता दूंगा आपको। मैं यहाँ पे देखें बेसिक कॉन्सेप्ट ही सारी चीज़ों में बता पाऊंगा, वरना एक एक टॉपिक इसमें ऐसा है जिसपे एक एक क्लास हो सकती है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी को मज़ा आ रहा हो किसी को मज़ा ना आ रहा हो। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बाद लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, बाद लोग जो है वो जस्ट ओवरव्यू लेना चाहते हैं। बाद लोगों का कंसर्न सिर्फ सोलर है, बाद का सिर्फ विंड है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म का जो हमारा बैच होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। एक तरीके से समझ लें आपको जिस तरह बूफे में आप जाते हैं ना, मुख्तलिफ डिशेज आपको चखाई जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये। अभी आपको डिटेल में सब चीज़ों का नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मेन आइडिया जैसे कहते हैं ना, ओवरव्यू मिल जाएगा सब एनर्जीज का। और कंप्लीट डिटेल हम ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग के अंदर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। उसमें भी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे किस तरीके से होती है, और उसमें भी हमारा जो मेन फोकस है वो सोलर पे है, ठीक है। सोलर सिस्टम्स के ऊपर है, और उसकी पूरी तफसील हमने उसके अंदर कवर करनी है कि सोलर पैनल होता क्या है, किस तरीके से बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सोलर पैनल में टेक्नोलॉजीज कितनी तरह की हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसमें कम है, ठीक है ना। इसके अलावा STC क्या होता है, NOTC क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ा रहे होंगे। सोलर की डेटा शीट को रीड किस तरह करते हैं, सोलर इन्वर्टर्स कितनी तरह के होते हैं, चार्जेस कौन से होते हैं, इसके अलावा चार्ज कंट्रोलर्स क्या होते हैं, MPPT होता क्या है बेसिकली, ठीक है। आपका जो है वो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या है, माइक्रो इन्वर्टर्स क्या है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम तफसील से उसके अंदर न सिर्फ स्टडी कर रहे होंगे, बल्कि चीज़ों को देख भी रहे होंगे, यूज़ भी कर रहे होंगे। फिर सोलर का जो एंगल हम सेट कर रहे होते हैं, टिल्टिंग एंगल, वो क्या होता है, ठीक है। उससे क्या ताल्लुक होता है आपकी जो है वो जनरेशन का। फिर अब कराची के अंदर आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो लगा रहे हैं वो क्यों लगाते हैं, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। और जो एंगल सेट किया जाता है वो क्या है। फिर सोलर ट्रैकर्स जो होते हैं, सिंगल एक्सिस है, ड्यूअल एक्सिस है, 3 एक्सिस के सोलर ट्रैकर हैं। हमने सोलर ट्रैकर्स के ऊपर भी काम किया हुआ है सारा, कि सोलर ट्रैकर जो हमने बनाया, एक एक्सिस के भी, 2 एक्सिस के भी, 3 एक्सिस के भी, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे हम इसमें जितना आपको एक्सपोजर दे सकेंगे वो हम इसके अंदर देंगे। वायरिंग किस तरह होती है सोलर सिस्टम की, DC सिस्टम कैसे बनता है, AC सिस्टम कैसे बनता है, स्टैंड अलोन सिस्टम क्या है, ग्रिड टाइड सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम जो है ऑब्वियसली बात है, हम अभी तो वर्कशॉप है हमारी, जो हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन ही दे सकते हैं कंप्लीट, हम एक एक चीज़ के ऊपर जा नहीं सकते तफसील देना। तो मैं इसमें फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको बता सकूँ जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बीच में जो है ना 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोग जो है वो जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए वो लेफ़्ट नहीं कीजिएगा, 5-10 मिनट आप लोग भी रेस्ट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, 34 हो रहे हैं, हम जो है दोबारा से ज्वाइन करते हैं 44 पे, सही है। 8:34 हो रहे हैं, 8:44 पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस दौरान में अगर किसी के सवालात हों तो फिर मुझे जो है वो चैट पे भेज सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब तक की जो डिस्कशन की कोशिश ये करेंगे, अब तक की जो डिस्कशन है उससे रिलेटेड सवाल करें, ठीक है। बाकी कोर्स से रिलेटेड सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा एंड में, तो आप उसमें भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चैट का भी ऑप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप भी मौजूद है, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं, बाद में भी ऑब्वियसली हम लोग अवेलेबल होंगे आपके लिए ना, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ, अभी कोई भी लेफ्ट ना करे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं दोबारा। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली थी विंड पावर सिस्टम पे, हम बात कर रहे थे बेसिकली ना कि विंड पावर सिस्टम में क्या होता है। हम जानते हैं विंड टर्बाइन बेसिकली विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जितना भी हमने फिनोमिना को अब तक स्टडी किया है, जो एक दो आगे हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि आप एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगेन, ठीक है। तो आपको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो आपको कोई ना कोई फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी, आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यू कैन नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, ठीक है। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा विंड टर्बाइंस जो है वो क्या करती हैं, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विंड टर्बाइन की अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ मेनली, तो विंड टर्बाइन के अंदर रोटर ब्लेड्स है, रोटर हब है, नोज है, नेसल है, इसके अलावा मस्ट है। मस्ट इस पोल को कहते हैं बेसिकली, जो विंड टर्बाइन का पोल होता है। ये मेन पार्ट होते हैं विंड टर्बाइन के। इंटरनल पे चले जाएं आप, तो इंटरनल के अंदर आपके गियर बॉक्स आ जाता है, जनरेटर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एनेमोमीटर और विंड वेन वगैरह भी इसमें लगा हुआ होता है। जो है आपको बेसिकली वो क्या बता रहा था उसके ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो आपकी विंड वेलोसिटी होती है वो क्या करती है, इसके प्रोपेलर्स को चलाती है, और इससे आपकी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है।
विंड जो ब्लो कर रही है वो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और इससे आपके जो जनरेट होती है वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जनरेटर को ड्राइव करती है, जो कि गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिनोमिना होता है किसका, विंड टर्बाइंस का, सही है। अच्छा, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली विंड टर्बाइन लगी होती हैं वो बहुत ही स्लो मूव कर रही होती हैं। आपने अगर विंड टर्बाइन जो 1 मेगावाट से लेके 100 मेगावाट तक की टर्बाइन होती है ना, जो अगर आप जाती हैं नूरियाबाद जमशेद साइड वगैरह, तो आपने देखी होंगी, बहुत ही स्लो जो है वो मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली विंड टर्बाइंस है, इतनी स्लो जो ड्राइव हो रही होती हैं, रोटेट हो रही होती हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि इनके पीछे गियर बॉक्स मैकेनिज्म लगा होता है। इनकी जो वेलोसिटी होती है ना, अगर हम बात करें, इनकी जो आरपीएम होते हैं वो बेसिकली 15 आरपीएम होता है। 15 आरपीएम के ऊपर तकरीबन ये चल रही होती है। अब आप सोचें 15 आरपीएम पे जनरेटर जनरेशन कैसे करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका बीच में लगाया था गियर बॉक्स मैकेनिज्म, वो गियर बॉक्स मैकेनिज्म क्या करता है, उस 15 आरपीएम को 1500 आरपीएम बनाता है, यानी 15 को 1500 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका जनरेटर जो है वो ड्राइव हो रहा है 1500 आरपीएम में, लेट से, ठीक है। तो आपको 1:100 के रेशो का गियर बॉक्स बीच में लगाना पड़ता है। तो वो 15 की जो रोटेशन से, जो आरपीएम से आपकी जो विंड टर्बाइन के रोटर ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है गियर बॉक्स के थ्रू किसमें, 1500 के अंदर। लिहाजा 1500 पे आपका जो है वो 3 फेज जनरेटर चलता है और 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी आप जो है वो दे देंगे इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को मजीद स्टेप अप कर देता है, बूस्ट कर देता है, और वो आपके जो है वो फीड हो जाता है कि इसमें ग्रिड में, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। विंड टर्बाइंस के साथ में जो है वो डंप लोड भी लगाए जाते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपकी तूफान या इस तरह की आंधी वगैरह आती है ना, जब आपकी विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी विंड टर्बाइन की स्पीड जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, और फिर जो है ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है, और इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने की वजह से जो वाइब्रेशन जनरेट होती है, वो वाइब्रेशन इसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इसके ब्लेड जो है ना अच्छे खासे बड़े होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको छोटी सी एक मिसाल ले लेता हूँ, 30 किलोवाट की, 30 किलोवाट की विंड टर्बाइन के अगर मैं आपको पैरामीटर बताऊँ ना, तो 30 किलोवाट की विंड टर्बाइन का जो पोल होता है वो तकरीबन 9 मीटर से लेके 18 मीटर तक होता है, 9 मीटर से 18 मीटर का। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 27 फीट से आप समझ लें ये जा रहा होता है 50-60 फीट के ऊपर, पोल की हाइट बता रहा हूँ मैं। और आपका जो रोटर ब्लेड होता है ना, उसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 6 से 7 मीटर का होता है। ये 30 किलोवाट की मैं आपको रेटिंग बता रहा हूँ। मेगावाट्स के अंदर आप जाएंगे तो वो तो रेटिंग ही अलग है, ठीक है। उनके तो ब्लेड्स को कैरी करने के लिए बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो विंड टर्बाइंस का जो मैकेनिज्म है वो इसीलिए जो है उसको स्लो रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ब्रेक्स भी इंस्टॉल होते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल ब्रेक्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी होती है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग किस तरह करते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम क्या करते हैं कि आपकी जो जनरेटर की आउटपुट आ रही होती है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं या डम लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है, यानी विंड टर्बाइन की स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो जाती है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने मैकेनिकल ब्रेक्स लगाए हुए, वो क्या कर रहे होते हैं, वो विंड डेटा ले रहे होते हैं सेंसर्स के थ्रू, और उस सेंसर के थ्रू डेटा लेके उसको क्या करते हैं, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं और उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सिस्टम होता है विंड टर्बाइन का, सही है। तो ये टोटल सिस्टम आपका चल रहा होता है विंड टर्बाइन के अंदर, ताकि जो तूफानी हवाएं वगैरह वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, क्योंकि बहुत महंगी होती है, इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसलिए जो है वो ये सारा मैकेनिज्म बनाया जाता है। अच्छा, विंड टर्बाइन दो जगह पे इंस्टॉल होती हैं, ये ग्राउंड पे भी इंस्टॉल होती हैं, उसके अलावा ये पानी के अंदर भी इंस्टॉल होती हैं। पानी के अंदर से मुराद मैं टाइडल की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी के अंदर से मुराद क्या है, इसका पोल पानी के अंदर गया हुआ होता है। टर्बाइन का जो ब्लेड है या रोटर जनरेटर वो सब बाहर ही होता है, ठीक है। जिस तरह इसको ऑफ शोर टर्बाइन कहते हैं, इसको ऑन शोर कहते हैं। ऑन शोर जो है वो बेसिकली आपके जो है विंड फार्म बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, इनके लिए बहुत बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है बेसिकली बड़े जो खुले मैदान होते हैं उसके अंदर इंस्टॉल होती है। आपने जो देखा भी होगा, तो जब आप कराची से हैदराबाद या उस साइड पे जाते हैं तो आपको रास्तों में नजर आती हैं लगी हुई। तो बड़े जो विंड फार्म होते हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे होते हैं, उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो इसको स्पेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दूसरा रीज़न ये है कि विंड कॉरिडोर, हर जगह पे विंड टर्बाइन नहीं चलती। अक्सर लोगों के ध्यान में इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है, हमसे रब्ता करते हैं घर पे विंड टर्बाइन लगाने के लिए। याद रखें, विंड टर्बाइन जो होती है ना, उसको एक स्पेसिफिक विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, हर जगह आप नहीं चला सकते, ठीक है। ये जो नॉर्मल हवा चलती है ना, ये विंड टर्बाइन के लिए काफ़ी नहीं होती है। अब मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ, उस वैल्यू की अगर आपकी विंड वेलोसिटी है तो आप जो है वो विंड टर्बाइन लगा सकते हैं अपनी छत पे या अपने घर के पास, अदरवाइज आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो विंड वेलोसिटी जो है वो एवरेज आपकी होनी चाहिए तकरीबन 6 to 7 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। कराची की जो एवरेज विंड वेलोसिटी है वो 3 to 4 मीटर पर सेकंड है, कभी कभी 2 पे भी चली जाती है।
तो नॉर्मल जो कराची की जो जितने थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है ना, वहाँ पे विंड टर्बाइन फेल है, वहाँ पे कामयाब नहीं है विंड टर्बाइन, और हम लोग देते ही नहीं है वहाँ पे क्लाइंट्स को, ठीक है, क्योंकि उनका भी हमें जो है वो नुकसान कराना मकसूद नहीं है, सही है। तो कराची के जो एरियाज हैं जहाँ विंड टर्बाइन चलती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है माड़ीपुर का एरिया है जितना, हॉकवे वगैरह की साइड का। इसके अलावा आपका जो हाईवे से जो मुत्तसिल एरियाज हैं जितने, बैरिया टाउन है, DHA सिटी कराची है, ठीक है, कमांडर सिटी वगैरह है, मेवार है, ये तमाम किस्म के जितने एरियाज हैं ना जो हाईवे से मुत्तसिल है, ये तमाम एरियाज़ के अंदर विंड टर्बाइंस चलती हैं, चल जाती हैं यहाँ पे, और इधर विंड वेलोसिटी अच्छी है। इसके अलावा मलिर वगैरह की साइड आप चले जाएँ, एयरपोर्ट साइड के भी कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी विंड टर्बाइंस चल जाती हैं। तो बेसिकली मैंने बताया आपको दो तरह के एरियाज में इंस्टॉल होती हैं, एक ये कि ग्राउंड पे इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऑफ शोर टर्बाइन जो कि पानी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, चूँकि मैंने बताया इसके लिए बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, लिहाजा समंदर आपको पता बहुत बड़े बड़े समंदर आपके पास खाली मौजूद है, तो उनको जो है वो भी वो समंदर का एरिया जो कि मर्चेंट नेवी इस्तेमाल नहीं करती है, ठीक है। मर्चेंट नेवी के अपने रूट्स होते हैं, जिस तरह एयर के रूट होते हैं एयरलाइंस के, इसी तरीके से मर्चेंट नेवी के भी रूट्स होते हैं। समंदर का हर हिस्सा जो है मर्चेंट नेवी यूज़ नहीं करती है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कभी सालों के बाद कोई जहाज़ का गुजरना होता है, तो ऐसे एरियाज में जो विंड टर्बाइंस के फार्म लगाए जाते हैं, ऑफ शोर टर्बाइंस के, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सिस्टम होता है विंड टर्बाइन का। अब ये मैंने जो एक्सपीरियंस पहले कर दिया है, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। टर्बाइन का रोटर है, ठीक है, वो कनेक्टेड है गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स से कनेक्टेड जनरेटर से, जनरेटर से आपका फिर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और पूरा पावर कन्वर्टर है, फर्दर जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड है। तो आपकी विंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आपको पता है जनरेटर इज बेसिकली द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, राइट। आगे आ जाते हैं विंड टर्बाइंस के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वो दो तरह के, मेनली दो तरह के ऑप्शन हैं। एक कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। आप लोगों ने जो नॉर्मली देखी है वो सारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इस तरह की जो है, इसमें भी 3 ब्लेड और 2 ब्लेड या 5 ब्लेड भी आती हैं, 6 ब्लेड भी आती हैं, इस तरह की जितनी भी होती है ना जो कि इस एक्सिस के ऊपर घूम रही है। अगर आप इसका एक्सिस देखें वो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज़ बेसिकली पैरेलल टू ग्राउंड। अगर आप इसका एक्सिस देखें तो क्या है, ये बेसिकली देखें ना, इसका एक्सिस पैरेलल टू ग्राउंड है, देखें यहाँ पे, इसका एक्सिस पैरेलल टू ग्राउंड है, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ऐसे घूमती है, ये यूं घूम रही थी और ये यूं घूम रही है। इसके अंदर अगर आप देखें इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे लाई करता है, यानी आउट ऑफ द पेज है ये, ठीक है। ये जो है वो क्या है, अपवर्ड है, वर्टिकल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अंदर बहुत रिसर्च वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये लो विंड वेलोसिटीज पे भी चल जाती हैं। इसके अंदर एक एच रोटर है, इसको डेरियस रोटर भी कहते हैं, ये वाला जो जिस तरह का। इसके अलावा हेलिकल डिज़ाइन है, इसके अलावा सेवेरियस रोटर है, इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन हैं, तो इसके अंदर 100 ऑफ डिज़ाइन आते हैं, ठीक है। ये पूरी एक फील्ड है, विंड विंड पावर जो है पूरी एंटायर फील्ड है रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, इसमें लिमिटेड ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। इसके अंदर अगर आप बात करें तो आपके पास पिच कंट्रोल, यॉ कंट्रोल होता है, आपके पास जो है टरबाइन के अंदर जो है वो क्या लगा हुआ होता है, साथ में टेल लगी हुई होती है, तो ये अपने आप को क्या करती है, अलाइन कर लेती है विंड डायरेक्शन के साथ, क्योंकि विंड डायरेक्शन वेरी करती है, तो लिहाजा विंड टरबाइन उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो जब विंड फार्म लगाई जाती है ना, तो एक टरबाइन से दूसरी टरबाइन का इतना फासला रखा जाता है कि ये टरबाइन घूमती है तो फिर वो उससे टकराए ना, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसका डिस्टेंस होता है, सही है। तो ये आपका जो है विंड टरबाइन का फिनोमेना था। इसके बाद आए थे बायोमास एनर्जी में, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें एनिमल्स रिमेन्स, इसके अलावा ट्रीज और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, इसके अलावा आपकी जो ह्यूमन जो सीवेज के आपकी ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बायोगैस जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए पूरे प्लांट्स लगते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में, और उस बायोगैस को आप फर्दर इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रैफिक चलाने के लिए, अपने इंजन्स वगैरह को ड्राइव करने के लिए। फाइनली हम आ जाते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी से मुराद कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, सीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर पैनल्स की, पीवी सोलर। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं बेसिक्स, मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। सोलर सिस्टम जो होता है आपका, वो बेसिकली बेस करता है 4 से 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है, जिसके अंदर आपका एक कंपोनेंट आपका पीवी मॉड्यूल है, उसको सोलर पैनल भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सोलर सेल्स को मिला के बनाया जाता है, इसमें मल्टीपल सोलर सेल्स आपस में सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और इसका पूरा सर्किट होता है, एक सोलर पैनल का भी पूरा सर्किट होता है, इसमें डायोड्स भी लगे होते हैं इंटरनली, ठीक है। तो इसके पूरे एरे होते हैं। तो ये पूरा जो है आपका सोलर पैनल मल्टीपल सोलर सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में बाय एम्प्लॉइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फीड हो जाती है आगे फर्दर आपके सिस्टम को।
अच्छा याद रखें, जो हर मटेरियल जो है ये काम नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, बहुत लिमिटेड है वो, ठीक है। जैसे कि सीजियम है, फ्रेंशियम है, सोडियम है, जो आपके अल्कली मेटल्स है ना, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा केमिस्ट्री में तो आपको पता होगा अल्कली मेटल जो होते हैं ना वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1A के एलिमेंट जो है वो आपके फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स होते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें भी फर्दर बहुत रिसर्च हुई है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, वो फर्दर जो हम अपनी ट्रेनिंग है उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे सारी चीज़ें। सोलर पैनल से फिर फीड होती है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कंट्रोलर को, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर कनेक्टेड होता है बैटरीज के साथ, और बैटरीज कनेक्टेड होती है इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर आपका फिर अगर मीटर आपने जो है वो लगाया हुआ है बीच में, तो मीटर के साथ कनेक्टेड होगा, फिर फर्दर आपकी जो है लोड को चला जाता है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, बट इन्होंने यहाँ पे मीटर भी शो किया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ, मीटर जो है वो आपका स्टैंड अलोन सिस्टम में नहीं होता, ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है आपका उसके अंदर होता है, ऑफ ग्रिड में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर को दे रहा है, चार्ज कंट्रोलर बैटरी चार्ज कर रहे हैं, और ये नॉर्मल इन्वर्टर है, इट्स नॉट अ सोलर इन्वर्टर, ये बात याद रखिएगा। सोलर इन्वर्टर के अंदर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन होता है, ठीक है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन होता है, आपको पता होगा। तो ये सोलर कंट्रोल इन्वर्टर नहीं है, ये नॉर्मल इन्वर्टर है जो पहले इस्तेमाल होते थे ना 12 वोल्ट के इन्वर्टर, ये वो इन्वर्टर है, पावर इन्वर्टर जिसे कहते हैं। तो ये इन्वर्टर पहले जब शुरू शुरू में सोलर पैनल आए थे उस वक्त उसके इन्वर्टर नहीं आते थे स्पेसिफिक, तो चार्ज कंट्रोलर आए थे शुरू में, तो ये इन्वर्टर इस्तेमाल होते थे, तो उसमें चार्ज कंट्रोलर अलग से लगाना पड़ता था आपको, इन्वर्टर अलग से लगाना पड़ता था, ठीक है। ये पुराना सोलर सिस्टम एक तरीके से, ठीक है। आजकल क्या होता है, ये दोनों चीज़ें मर्ज हो गई हैं, चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर एक ही यूनिट के अंदर आता है आपके पास, जो आपका सोलर इन्वर्टर कहलाता है, सही है। और ये फिर डिफरेंट आपके वोल्टेज रेटिंग के अंदर अवेलेबल होता है बैटरीज के हवाले से, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, तीन तरह के सिस्टम बनते हैं आपके, ठीक है। डिपेंड करता है सिस्टम साइज क्या है, सबसे छोटा 12 वोल्ट का होता है, उससे बड़ा 24 वोल्ट में बन सकता है, जैसे 2.5 किलोवाट सिस्टम आपको 24 में बनता है, और उसके ऊपर आप चल 3 किलोवाट तक भी ना, और उसके ऊपर आप चले जाते हैं 6 किलोवाट में, तो आपका 48 वोल्ट में बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था सोलर सिस्टम का। यहाँ पे AC/DC सोलर सिस्टम इन्होंने दिखाया हुआ है। AC/DC में समझाना मकसूद क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पे भी वही कहानी है कि चार्ज कंट्रोलर अलग है, इन्वर्टर अलग है। सोलर पैनल जो है सप्लाई दे रहे हैं चार्ज कंट्रोलर को, ठीक है, और इसके साथ कनेक्टेड है बैटरी, और साथ में कनेक्टेड है आपका लोड। कौन सा लोड? DC लोड, जो 12 वोल्ट पे चलता है। जैसे कि आपके पास AC/DC फैंस आते हैं 12 वोल्ट पे चलने वाले, LED बल्ब आते हैं, इसके अलावा आपकी जो छोटे वाटर हीटर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह की इस्त्री वगैरह भी आ रही है, इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं मार्केट में जो 12 वोल्ट DC पे चलती हैं, ठीक है। तो चार्ज कंट्रोल में नॉर्मली 6 पॉइंट होते हैं, सही है। 2 पॉइंट आपके सोलर के होते हैं, 2 पॉइंट आपके बैटरी के होते हैं, 2 पॉइंट आपके लोड के होते हैं। अब अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि भाई हम क्या करें, चार्ज कंट्रोल लगाना ज़रूरी है कि हम बैटरी अगर हम डायरेक्टली सोलर पैनल से लोड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? उसका जवाब ये है भाई कि आपका सोलर पैनल जो है ना उसका वोल्टेज की रेंज होती है। अगर आप 180 वाट वाले पैनल यूज़ कर रहे हैं या उससे नीचे 90 वाट वाले पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उसका वोल्टेज जो होता है वो 18 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट तक जा रहे होते हैं वो ना, और उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है 12 से 24, 12 से 18 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। आपको यहाँ पे जो है कांस्टेंट वोल्टेज देना होता है, अदरवाइज आपकी अप्लाइंसेस क्या होती हैं, वो फ्लक्चुएट करने की वजह से क्या होती है, फ्लिकर करती हैं और ख़राब हो जाती हैं, उनके सर्किट जल जाते हैं। चार्ज कंट्रोलर आपका रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो चार्ज कंट्रोलर आपको रेगुलेट करके सप्लाई देता है, और ये आपको दो जगह से सप्लाई दे रहा है, ये सोर्स दो जगह से ले रहा है, एक बैटरी से भी ले रहा है और एक सोलर पैनल से भी ले रहा है। अगर मान लें कि क्लाउडी वेदर है, सोलर पैनल जनरेट नहीं कर रहा, आपको बैटरी से लेके दे देगा, लेकिन ये काम आप उस वक्त नहीं कर सकेंगे जब आपने लोड को डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ सोलर पैनल से, ठीक है। एक तो ये कि आपका लोड जो है वो टोटली जो है वो किसी ऊपर ऑपरेट हो रहा है, एक तरह की जुगाड़ पे ऑपरेट हो रहा है, कभी भी खराब हो सकता है। दूसरा ये मसला हुआ कि जब आपको बैटरी कनेक्ट करनी है तो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक तरीके की जो है फिजिबिलिटी मिल जाती है चार्ज कंट्रोलर से, वोल्टेज रेगुलेशन की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। ये दो काम करता है बेसिकली। वोल्टेज रेगुलेट करता है, 12 वोल्ट देता है आपको आउटपुट पे। दूसरा 24 वोल्ट के भी आते हैं, 48 के भी आते हैं चार्ज कंट्रोलर। मैं फिलहाल 12 की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट DC लिखा हुआ है, सही है। तो हर तरह के चार्ज कंट्रोलर आते हैं, डिस्प्ले के साथ भी आते हैं, विदाउट डिस्प्ले भी आते हैं, चाइना के भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, हर तरह के आते हैं, ठीक है। देयर आर 100 ऑफ थिंग्स चार्ज कंट्रोलर्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का पता होगा, क्योंकि हम लोग दिन रात इससे डील करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का अच्छी तरह पता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आप इन्वर्टर की तरफ। अब आपको पता है कि अगर आपने 220 वोल्ट DC का लोड चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है 12 वोल्ट DC पे तो नहीं चलेगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 220 में। वो काम कौन करके देगा? इन्वर्टर करके देगा। इन्वर्टर हमारा क्या करता है? DC को AC में ट्रांसफॉर्म करता है या इन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो DC 12 वोल्ट को 220 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके देगा आपको, ताकि आप अपनी घरेलू अप्लाइंसिस को चला सकें, होम अप्लाइंसिस को, ठीक है। तो ये एक AC/DC सोलर सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है। और हमने जो है वो एक जनरल पावर सोलर पावर सिस्टम देख लिया ओल्ड टाइप का।
जो न्यू है उसमें और आसान है, उसमें आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर एक साथ कंबाइंड है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, बैटरी को डायरेक्ट इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, सोलर पैनल को भी डायरेक्ट इन्वर्टर से करना है, लोड को भी डायरेक्ट करना है, सिंपल है। फाइनली हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड है इस वक्त, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, और रिन्यूएबल एनर्जी से हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, और बाकी हम जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर कितना रिलाई करते हैं। देखें, मैं चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बिलोंग करता हूँ बेसिकली ना, तो मैं थोड़ा सा इसका अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है ना न्यूक्लियर पावर जो जनरेट हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर हमारे पास 2 यूनिट लगे हुए हैं 1145 मेगावाट के, तो टोटल 2290 मेगावाट कराची कैनप से यानी जनरेट होता है हमारे पास कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इसके अलावा अगर हम बात करें चेस्नप की, क्योंकि कराची के अंदर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके बाद टोटल 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, एक कैनप है दूसरा चेस्नप है, ठीक है। चेस्नप के अंदर हमारे पास 4 प्लांट एक्टिव है अभी फिलहाल, और 4 के अंदर एक की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 350 के आसपास है, 325 से 350 के आसपास है। तो अगर आप उसको 350 भी रखते हैं तो तकरीबन 1400 मेगावाट वो बनता है, और 2290 मेगावाट तकरीबन ये बनता है। तो अगर आप दोनों को मिला लें तो तकरीबन बन जाता है 3690, तकरीबन 3700 मेगावाट हमारा न्यूक्लियर से जनरेट होता है जो टोटल है। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशंस जो कि हमने खुद फिजिकली देखी प्लांट्स के अंदर रह के। इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 1232 मेगावाट। ऑब्वियसली ये नेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है जो कि वेरी करती है, तो ये इन्होंने इसमें जो है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैंने 2-3 ग्राफ निकाले थे, वो एक दूसरे से भी क्लैश कर रहे थे इन्फॉर्मेशन में। तो बताने का मकसद ये हमें एक रफ आइडिया देते हैं कि हमारा जो हाइडल पावर से जनरेट हो रहा है वो तकरीबन कितना है, 29% है टोटल का। हमारा जो न्यूक्लियर से जनरेट हो वो 4% है टोटल। टोटल पाकिस्तान की जो वो ये 2020 के मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, 2020 के हिसाब से सही है ये ना, क्योंकि 2020 में हमारे कैनप के प्लांट एक्टिव नहीं थे, सही है, तो ये उस हिसाब से सही है। तो ये तकरीबन समझ लें आप, हाँ तकरीबन तकरीबन इतना ही बनता है, सही है ना। तो इसके अलावा जो है वो आपकी कोल की अगर आप बात कर लेते हैं, कोल फायर पावर प्लांट है जैसे थर के अंदर है, तो वो 10% आपकी जो है वो पार्टिसिपेट करता है आपकी जो है टोटल नेशनल ग्रिड में। इसके अलावा नेचुरल गैस है 11% करता है, ऑयल गैस वगैरह की इंडस्ट्री है वो 14% करती है, LNG है वो आपकी तकरीबन 24% करती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेजेस है, सही है, जो कि आपकी जो है वो एनर्जी सोर्सेज आपकी नेशनल ग्रिड में एनर्जी को फीड कर रही हैं, सही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी तकरीबन कितना कर रही है, तकरीबन हम हमारा जो फोकस रिन्यूएबल एनर्जी वो 6% है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ऑफ 2020। वो भी एग्जैक्ट नहीं है, मैंने बताया ना 2020 के स्टैट्स के मुताबिक। हम ज़रा ग्राफ देख लें तो हमारा कितनी तेज़ी से पाकिस्तान रिन्यूएबल की तरफ गया आप देख सकते हैं। 2011 में हमारी सिर्फ 19 मेगावाट की जनरेशन थी रिन्यूएबल से, जो कि 2012 में 64 पे चलेगी, 2015 में 266 पे, और अल्टीमेटली 2020 में 737 के ऊपर जा चुकी है। जबकि 2023 के मैंने स्टैट देखे तो 900 मेगावाट के करीब जा चुकी हुई है आपकी पाकिस्तान की जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल में आपके पास ये तमाम मेथड आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये 3 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक हाइडल है, एक टाइडल है, सॉरी हाइडल है, विंड है और सोलर है, ठीक है। इसके अलावा जो मेथड है वो लो स्केल के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, जैसे टाइडल वगैरह जियोथर्मल, लेकिन वो बड़े स्केल के ऊपर इतना नहीं है कि उसको जो है वो काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा जो है डिस्कशन करी है, ठीक है। तफसील से हमने बात करी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कौन से सिस्टम में किस तरह काम होता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं आपकी जो पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन सी से किसका क्या क्या शेयर है, ठीक है। हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। अब मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी के क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो अपने सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर मैं बात करूँ कोर्स आउटलाइन के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि जो हमारा कोर्स आउटलाइन है सोलर के हवाले से जो हमने फाइनल किया है, ठीक है, वो मैं वैसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट डे जो हमारी 1 डे फ्री वर्कशॉप थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, सही है। ये हमारी टोटल जो ट्रेनिंग है वो 5 वीक्स की है, दोनों मोड्स के अंदर होगी, ऑनलाइन और फिजिकल। ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल होगी। इसका मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होनी चाहिए, ACDC क्या होता है, सिंगल फेज सीरी फेज का पता होना चाहिए आपको, बेसिक्स का पता होना चाहिए आपको, वो हम फिर भी रिकॉल कर देंगे, लेकिन उस तफसील से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कि आप बोले ओम्स लॉ क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ें हम समझते हैं कि आपको आनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक इंटर लेवल के भी हैं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन के इससे पूरी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें कवर करवानी है। हाँ अलबत्ता अगर कोई वीक है उसके अंदर तो हमसे अलग से चीज़ें पूछ सकता है, पढ़ सकता है, मैं उसको भी फैसिलिटेट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो वर्कशॉप थी उनमें हमने इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया।
अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आज की हमने जो है वर्कशॉप के हमने थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू लिया है, और हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि हमारे ज़्यादातर जो मेंबर्स थे ना वो इंटरेस्टेड थे ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो दोनों मोड्स के अंदर होगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल भी करवाने हैं, चीज़ों को फेस टू फेस लेके चलना है, कैलकुलेशन भी सिखानी है, सिस्टम की कैसे होती है, लोड कैलकुलेशन, बैटरी कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ें ना, एरिया एस्टिमेशन और स्ट्रक्चर कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ें सिखानी है ना। तो वो प्रैक्टिकली होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें फेस टू फेस होती हैं, सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, वो सब चीज़ें ना। तो वो थ्योरेटिकल उसके अंदर जो है वो फिर वो बात नहीं रहती। लेकिन ऑनलाइन में अगर कोई करता है तो हमारे पास हाइब्रिड मोड भी है, कि ऑनलाइन आप जो है वो हिस्सा बन जाए ट्रेनिंग का। उस सूरत में होगा कि अगर आप जब फ्री होंगे तो आपको बाद में हम लोग फैसिलिटेट कर देंगे, आपको लैब्स करवा देंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन होगी उसको भी क्लियर कर देंगे। कोई चीज़ आपने समझ नहीं होगी तो आप हमसे जो है बाद में रब्ता कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, कंप्लीट ट्रेनिंग का फुल ट्रेनिंग हमने जो है वो 8,000 में रखी है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। और इसके अंदर सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर आपकी जो है वो कोर्स का तमाम मटेरियल, जो बुक्स पीडीएफ वगैरह आपको दे रहे होंगे वो भी इंक्लूडेड है। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे सारी, जो ऑनलाइन का हिस्सा बनेगा उसको भी, जो फिजिकल का हिस्सा बनेगा उसको भी, रिकॉर्डिंग्स तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के मूड हो जाते हैं। एक फिजिकल है, जो बंदा रेगुलर बेसिस पे फिजिकली आना चाहे, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। और ये टाइमिंग भी हमने 7 से 9 की रखी है, तो उसके अंदर तमाम लोग जो जॉब करने वाले हैं वो इजीली फ्री होते हैं, ठीक है। और अगर कोई नहीं आ सकेगा तो ऑब्वियसली उसके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो बाद में देख सकता है और सवाल कर सकता है, ठीक है। इसका डिटेल कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन सोलर सिस्टम का हम करवाएंगे, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। फिर सोलर पैनल्स को स्पेसिफिकली उसको हम फोकस करेंगे कि उसकी क्या डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है। फिर पीवी मॉड्यूल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इंटरनल, सोलर सेल अरे, स्ट्रिंग वगैरह सारी चीज़ें, डायोड्स क्या होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। पोली का आपने नाम सुना होगा, मोनो का नाम सुना होगा, फिर मोनो पर हाफ कट आ गए, तो उसके बाद मोनोफेशियल, बाईफेशियल है, फिर फ्लेक्सिबल या फोल्डेबल पैनल आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। तो तरह तरह के सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज आ गई है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन भी देंगे, फिर किसकी कितनी एफिशिएंसी होती है वो हम समझाएंगे, पूरा आपको पढ़ाएंगे कौन सी टेक्नोलॉजी काम किस तरह करती है, ठीक है। फिर वॉटेज वाइज क्लासिफिकेशन, मिनी, माइक्रो और स्मॉल, लार्ज सब तरह के सोलर पैनल होते हैं। आपकी स्टार्ट होते हैं ये तकरीबन, अगर मैं सही मायनों में बात करूँ तो 5 वॉट से स्टार्ट होते हैं, 5 4 5 वॉट से स्टार्ट होते हैं, जाते हैं 600 700 वॉट तक जा रहे हैं पैनल, ठीक है। तो तमाम पैनल्स की क्या क्या करंट आई वी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेटा शीट क्या होती है, एस टी सी कंडीशन क्या होती हैं, कौन सा कितना एफिशिएंट होता है। छोटे पैनल जैसे लेट से 50% to 60% एफिशिएंट होते हैं, बड़े जो पैनल होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की भी एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है, साइज से भी होता है, सही है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। सोलर इन्वर्टर कितनी तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, फिर कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। लोग पूछते हैं हाइब्रिड से ऑफ ग्रिड सिस्टम बना सकती नहीं बना सकती, सारी चीज़ हम बताएंगे कैसे बनेगा, जुगाड़ें क्या होती हैं वो सब भी बताएंगे आपको, ठीक है। स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या है, माइक्रो इन्वर्टर क्या है, जो बड़े सोलर पावर प्लांट लगते हैं या सोलर फार्म लगते हैं उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। फिर सोलर ट्रैकर सिस्टम्स क्या होते हैं, सर्वो मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, उसको किस तरह पावर अप किया जाता है, सेल्फ पावरिंग किस तरह होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है उसके अंदर आपको सिखा रहे होंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, डीसी सिस्टम जैसे हमने थोड़ा बहुत पीछे डिस्कस किया, एसी सोलर सिस्टम में सिंगल फेज भी है, 3 फेज भी है। कब आपने सिंगल फेज पे जाना है, कब आपने 3 फेज पे जाना है, लोग अक्सर सवाल करते हैं। 10 किलोवाट सिस्टम है, हम 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं या 5 किलोवाट के दो लगाएं, तो ये भी एक सवाल है कि कब आपने कौन सा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल फेज 3 फेज का फर्क आ जाता है कि भाई क्लाइंट का कनेक्शन कौन सा है, सिंगल फेज का 3 फेज का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जा रहे होते हैं। फिर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड ये भी देखना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी फेज मैच करते हैं किस तरह होता है, सारी चीज़ें वो भी हम बात करेंगे। ग्रीन मीटर क्या है, बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो क्या होता है। फिर ग्रिड कनेक्टेड और स्टैंड अलोन सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे, सही है। प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे होंगे, एक हमने ट्रेनर डिजाइन किया स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए, जिसके अंदर हम लोग आपको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सोलर पैनल को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सेट करेंगे, और उन एंगल्स के ऊपर आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे सोलर की, कि डिफरेंट एंगल्स पे सोलर पैनल किस तरह परफॉर्म करता है, उसका वोल्टेज करंट में क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है, वो आप देख रहे होंगे, नो लोड कंडीशन में भी और लोड कंडीशन में भी, सही है। तो वो हम मेजरमेंट यूजिंग एवोमीटर कर रहे होंगे, यानी मल्टीमीटर से हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, ये सारा काम फिजिकली होगा सोलर पैनल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ जाए आप, सोलर डिज़ाइन पैरामीटर क्या होते हैं। जब आपने कहीं का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है तो किस तरह डिज़ाइन करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टिल्टिंग एंगल कैसे कैलकुलेट होता है, सही है। सोलर इरेडियंस क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी किस तरह कैलकुलेट होती है, एफिशिएंसी और टिल्टिंग एंगल का क्या रिलेशन है बीच में, सही है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर कैलकुलेशंस कितनी तरह की यहाँ पे, लोड कैलकुलेशन है, बैटरी कैलकुलेशन है, यूनिट कंजम्पशन है। फिर जो आप बिल से आप सोलर सिस्टम का साइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं। खाली एसी के लिए सिस्टम लगाना तो कैसे लगेगा, पूरे घर के लिए लगाना तो कैसे लगेगा,
टोटली शिफ्ट करना सोलर पे तो कैसे करेंगे, पार्शियली करना तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, पैरामीटर सोलर सिस्टम के क्या होते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, मैक्सिमम पावर करंट, मैक्सिमम पावर वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, एमपीपीटी, एसटीसी, एनओसीटी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, कितनी तरह के फ्रेम आते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सब तरह के फ्रेम है इसके अंदर। ठीक है, और आई गटर के अंदर किस तरह बनता है फ्रेम, पाइप के अंदर कैसे बनता है, 14 गेज 16 गेज, सारे सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होती है, कितने पाइप इस्तेमाल होंगे, अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो कैसे लगवाएंगे, वेल्डर से काम कैसे करवाएंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ऑन ग्रिड सिस्टम में होती है। एसी डीसी ब्रेकर हो गए, वोल्टेज मॉनिटर हो गए, एसपीडी हो गए, लाइटिंग अरेस्टर हो गए, एसी डीसी अर्थिंग हो गई। ठीक है, ये तमाम किस्म की डिवाइसेस कैसे यूज़ होती है, कौन सी केबलिंग होती है, 4 mm 6 mm। ठीक है ना, और कॉपर की जो है अर्थिंग है 20 फीट है, 60 फीट है, 30 फीट है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, अर्थिंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके बाद हम फाइनली सॉफ्टवेयर को देखेंगे, जो पीवी सिस्ट है जो सोलर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम दो तरह के सिस्टम को देखेंगे, स्टैंडर्ड और ग्रिड कनेक्टेड को। ठीक है, फाइनली हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे आईवी मेजरमेंट का, यानी कि करंट वोल्टेज मेजरमेंट का, ताकि हम मैक्सिमम पावर को ट्रैक कर सकें, यानी एमपीपीटी को समझ सकें बाय यूजिंग एवोमीटर एंड पीवी ट्रेनर। और इसके अंदर हम लाइन इंटेंसिटी को वेरी कर रहे होंगे ताकि हम सन को मॉडल कर सकें। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो है कोर्स का इंट्रोडक्शन है। 5th वीक के अंदर हम फाइनली जो है वो सोलर की स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग क्या क्या होती है, किस किस तरह के सोलर के स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है, इसका हम प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, थ्योरेटिकली आपको सारे टेस्ट बता देंगे। इसके डॉक्यूमेंट्स रीड कैसे करते हैं आपको बता देंगे, डेटा शीट पैरामीटर सारे समझा देंगे आपको, ताकि अगर आप सोलर का लॉट खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस तरह देखी जाती है। फिर ग्रेडिंग जो है सोलर पैनल की एबीसी वो कैसे चेक होती है। क्रैक्स होते हैं सोलर पैनल में, वो कैसे चेक होते हैं, ऐसे क्रैक जो है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ठीक है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको सैम्पल्स के थ्रू दिखाई जाएंगी कि टेस्ट का रिजल्ट कैसा आता है। फिर टेस्टिंग करता कौन है यहाँ पे कराची के अंदर, क्या चार्जेस होते हैं उसके, क्या तरीक़ेकार होता है टेस्ट करने का। अगर आप एक बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, मान लें 50 किलोवाट या 100 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो कैसे टेस्टिंग करेंगे, एक एक मॉड्यूल तो टेस्ट नहीं कर सकते आप, तो ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप काम करते हैं वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर होंगे। फिर फाइनली हम वायरिंग करके आपको दिखाएंगे AC DC सोलर सिस्टम की, जिसके अंदर हम AC DC लोड को ड्राइव करवाएंगे बाय यूजिंग चार्ज कंट्रोलर, यानी 12 वोल्ट DC का लोड भी होगा और 220 वोल्ट AC का लोड भी इसमें ऑपरेट करवा रहे होंगे। उसके पावर, करंट, वोल्टेज सब चीज़ों को मेजर भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी, और कैलकुलेशन भी करके देखेंगे हमारे तो रिजल्ट हैं वो कितने क्लोज है। फिर फाइनली हमारा एक आखिरी में एक लैब होगा छोटा सा, जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होगी जो आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्विज होगा, आपसे सवाल होंगे, वाइवा होगा आपका एक, क्विज आपका रिटर्न होगा, वाइवा आपका ऑब्वियसली ओरल होगा, सर्टिफिकेशन होगी, उसकी फोटोग्राफी होगी और रिफ्रेशमेंट होगी एट दी एंड। ये कंप्लीट सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक बताई ये सब चीज़ों 8000 के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तमाम किस्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 8000 कुछ भी नहीं है। सही है, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में देखें तो अगर आप एक ट्रेनिंग करने के बाद एक ही सिस्टम लगाते हैं तो आपके 8000 तो वहीं रिकवर हो जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग किसके लिए स्पेसिफिकली है, जो सोलर इंस्टॉलर हैं ऑलरेडी लेकिन अपने खुद अपने काम से मुतमईन नहीं है। ठीक है, तो जो मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड वर्किंग कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, या वो लोग हैं जो सिर्फ सोलर का सामान बेचते हैं, इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है। टेक्नीशियन हैं या इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी लेकिन सोलर की तरफ आना चाहते हैं, रिन्यूएबल की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए। जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की साइड पे काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से उनका वास्ता पड़ता है। ठीक है, तो वो इसको सीखना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी बंदा शौक रखता है सोलर को सीखने का, रिन्यूएबल को, वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है। प्री रेक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक होना चाहिए, इंग्लिश उर्दू जानता हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली टेक्निकल होती है, जिसने इंजीनियरिंग की हुई, डिप्लोमा किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, तो वो बंदा ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा उसके लिए प्रेफरेबल होता है, तो वो भी ज्वाइन करे। ठीक है, एट दी एंड में चाहूँगा कि आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ लें, बस मैं फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद आपके सवाल दे देता हूँ। टोटल फीस जो 8000 है, टोटल फीस बेसिकली 10000 है। हमने 20% डिस्काउंट के बाद 8000 हमने ली थी, जो वन पेमेंट के अंदर आ रही है। ऑल्दो कि हमारी लास्ट डेट जो है वो पास हो चुकी है कल, लेकिन हम आज भी आप लोगों को जिन्होंने इसका हिस्सा बने वर्कशॉप का, हम उनको जो है वो ये फिजिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अभी भी 8000 वाला जो चांस है उसको अवेल कर सकते हैं। आप फुल पेमेंट करके 8000 वाला चांस अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी बेसिकली ट्रेनिंग है ये स्टार्ट होगी जून में, जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम जो लैब है उसको जनरेट कर रहे हैं अभी, उसमें थोड़ा सा वर्किंग वगैरह रहती है, तो हमारा जो है इंशाल्लाह ताला ये जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, और वो फिजिकली हो रही होगी तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग कैमरास के थ्रू होगी, वो पीपीटी के थ्रू नहीं होगा, मैं आपको इसीलिए बता दूँ। पीपीटी के थ्रू नहीं होगा, उसके अंदर हम लोग फिजिकली लेक्चर दे रहे होंगे, बोर्ड पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ड्रॉ करके समझा रहे होंगे आपको, सारी चीज़ें फिजिकली हो रही होंगी आपके सामने। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो इंट्रोडक्शन था मेरे जो है कोर्स का, ट्रेनिंग का। अभी इस हवाले से अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं चाहूँगा बारी बारी अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं।
ट्रेनिंग के हवाले से कोई सवाल हो या जो हमने वर्कशॉप में डिस्कस किया उस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग सवालात करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि आप लोग बेसिकली किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या है। जी बस मैं एंड करने जा रहा हूँ मीटिंग पूरा। मेरे ख्याल में किसी के सवाल हैं नहीं, तो बाकी किसी को कोई पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे भी। नंबर मेरा आपको पता है ग्रुप में ही मौजूद है, ठीक है, आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद होगा। तमाम ग्रुप्स के अंदर जहाँ जहाँ मैंने लिंक शेयर किया तो मैं ऐड हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग लीव कर सकते हैं अभी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं एक पूल डालूंगा, उसमें काइंडली जो है वो वोट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।